नमस्कार, मैं निरंजन कुमार सुमित आप सभी लोगों को करंट अफेयर डेली करंट अफेयर में आप लोग सभी लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने पिछले दिन आपसे प्रश्न पूछा था और वो प्रश्न ये था कि नासा, आईएमएफ के अलावे और कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं जिनका जो हेड क्वार्टर है, मुख्यालय है, वो वाशिंगटन डीसी में है, यानी अमेरिका में है। इस प्रश्न का उत्तर हमारे उदय कुमार जो कि चैनल के सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर दिया और उन्होंने लिखा कि वर्ल्ड बैंक जो है वो वाशिंगटन डीसी में उसका मुख्यालय है। प्रमुख रूप से और भी उन्होंने संस्थाओं का नाम अपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से दिया है, लेकिन जो प्रमुख रूप से 3 संस्थाएं हैं, एक नासा जो कि अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, दूसरा इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उनका नाम है आईएमएफ, और तीसरा जो है वर्ल्ड बैंक, उसका भी मुख्यालय मतलब कि वाशिंगटन डीसी में है। मैंने आपसे बोला था कि आप सभी लोग चैनल को अंत तक देखें और साथ ही साथ इस बातों का हमेशा ध्यान रखें कि चैनल पर होने वाली जो भी गतिविधियां हैं, मेरी मौखिक रूप से हो या फिर लिखित रूप से हो, उसको आप अपने नोटबुक के माध्यम से लिखने का प्रयास करते हैं। हम चलते हैं आज अब पहले अपने करंट अफेयर की तरफ, और इस करंट अफेयर के माध्यम से हम अलग अलग कंटेंट को देखने का प्रयास करेंगे। हमारा पहला आज का प्रश्न है कि इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट के लेखक कौन है। प्रश्न है इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट के लेखक कौन है। ऑप्शन ए रणदीप भदौरिया, ऑप्शन बी शशि शेखर, ऑप्शन सी शिवशंकर मेनन, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, शिवशंकर मेनन। जी हाँ, शिवशंकर मेनन के द्वारा ये किताब लिखा गया है जिसका नाम है इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राष्ट्रमंडल दिवस, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कॉमनवेल्थ डे, तो राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन 21 मई, ऑप्शन बी 22 मई, ऑप्शन सी 23 मई, और ऑप्शन डी 24 मई। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 24 मई। जी हाँ, 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो कॉमनवेल्थ होता है, जो राष्ट्रमंडल होता है, राष्ट्रमंडल का मतलब ये होता है कि जहां जहां औपनिवेशिक शक्तियां हावी रही। औपनिवेशिक कहने का मतलब कि यूरोपियन जो कंपनियां थी वो अन्य देशों पर उनका हावी था। तो जिन जिन देशों में वो लोग शासन किए और वो देश इसका सदस्य है, उसी को हम लोग राष्ट्रमंडल बोलते हैं। जो देश ब्रिटेन के अधीन या फिर अन्य औपनिवेशिक शासन के अधीन नहीं रहा है, वो राष्ट्रमंडल का सदस्य नहीं है। तो इस राष्ट्रमंडल के सदस्य के अंतर्गत 24 मई को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रमंडल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है फिजिकल रिटेल स्टोर किसने न्यूयॉर्क में खोला है, लॉन्च किया है। ऑप्शन ए गूगल, ऑप्शन बी व्हाट्सएप, ऑप्शन सी यूट्यूब, और ऑप्शन डी फेसबुक। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा गूगल। जी हाँ, गूगल के द्वारा फिजिकल रिटेल स्टोर न्यूयॉर्क यानी अमेरिका में खोला गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संजीवनी परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई। ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी दिल्ली, और ऑप्शन डी गोवा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा हरियाणा हो जाएगा। जी हाँ, हरियाणा सरकार के द्वारा हाल ही में संजीवनी परियोजना की शुरुआत की गई है। मैं आपको एक जानकारी बता दूं कि जो पंजाब और हरियाणा है, ये दोनों का जो कैपिटल है वो चंडीगढ़ है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में यास चक्रवात किस क्षेत्र में आया। ऑप्शन ए अरब सागर, ऑप्शन बी बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन सी मेक्सिको की खाड़ी, और ऑप्शन डी दक्षिण चीन सागर। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी में जो यास जो चक्रवात है, ये मतलब कि अभी हाल ही में आया हुआ है। मैं आपको एक जानकारी के लिए बता दूं कि जो यास चक्रवात है, इस यास चक्रवात का जो नाम है वो ओमान देश ने रखा है। ये मतलब कि कमेंट बॉक्स में आप मेरे को बताइएगा इससे संबंधित। और जो चक्रवात होता है 2 तरह का होता है, एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और एक शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। एक बार मतलब कि आईएएस मेंस में मैंने क्वेश्चन देखा था देने के दौरान कि उस आईएएस मेंस के क्वेश्चन ये दिया हुआ था कि वे कौन से कारण है कि मेक्सिको की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी और दक्षिण चीन सागर। जी हाँ, फिर मैं एक प्रश्न को रिपीट कर दे रहा हूं, और ये आईएएस का मेंस का पेपर है, मैं उसमें मतलब ये प्रश्न आया हुआ था। वे कौन से ऐसे कारण है कि अक्सर चक्रवात मेक्सिको की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी और दक्षिण चीन सागर में आते हैं। ये मतलब कि काफी टफ ये क्वेश्चन है। और एक और 2013 की बात है, जब 2013 का मेंस चल रहा था, तो 2013 के मेंस में प्रश्न आया हुआ था कि मतलब कि जो चक्रवात है उसका नामकरण कैसे किया जाता है, और चक्रवातों का डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ उसने जोड़ा था कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट होता है उसके साथ वो कैसा उसका संबंध है। तो अभी हाल ही में बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवात आया है जिसका नाम है यास, और हाल ही में 2-4 दिन पहले, 10 दिन पहले की बात है कि अरब सागर में भी एक चक्रवात आया था जिसका नाम है तौकीत, यानी आपको मैंने करंट अफेयर के माध्यम से बताया भी था। तो इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी।
चलते हैं छठे प्रश्न की तरफ। मोनाको ग्रांड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए लुइस हैमिल्टन, ऑप्शन बी मैक्स वेरस्टेपेन, ऑप्शन सी माइकल शूमाकर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा मैक्स वेरस्टेपेन। मैक्स वेरस्टेपेन जो है मोनाको ग्रांड प्रिक्स 2021 का खिताब उन्होंने जीता है। और ये क्या है? ये फार्मूला 1 जो कि ये खेल होता है कार का, तो उसके अंतर्गत आता है, तो फार्मूला 1 है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ओपी भारद्वाज का निधन हो गया, किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए राजनीति, ऑप्शन बी नौकरशाह ब्यूरोक्रेट, ऑप्शन सी बॉक्सिंग, ऑप्शन डी फुटबॉल। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा बॉक्सिंग। जी हाँ, ओपी भारद्वाज का संबंध किस से? बॉक्सिंग से है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर, जी हाँ, विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका के दौरा पर हैं। उनका दौरा कब से कब तक है? ऑप्शन ए 24 मई से 28 मई, ऑप्शन बी 25 मई से 29 मई, ऑप्शन सी 23 मई से 27 मई और ऑप्शन डी 22 मई से 26 मई। जी हाँ, हमारे विदेश मंत्री जो कि एस जयशंकर है, एक पूर्व आईएएस ऑफिसर भी रह चुके हैं और वर्तमान सरकार के द्वारा उनको आईएएस ऑफिसर, जैसे कि विदेश सचिव थे, वहां से रिटायर हुए, तो वर्तमान सरकार के द्वारा इनको विदेश मंत्री का पदभार दिया गया। तो जो एस जयशंकर है अभी मतलब कि अमेरिका के दौरा पर ही है। मैं आपको बता दूं कि ये अमेरिका के दौरा पर है। और कितने दिनों के दौरा पर है? तो ये 5 दिनों के दौरा पर है, यानी अमेरिका में ये 5 दिनों तक रहेंगे। तो इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा 24 मई से 28 मई। जी हाँ, 24 मई से 28 मई के बीच हमारे विदेश मंत्री, जिनका नाम एस जयशंकर है, वहां पर अमेरिकी दौरे पर रहे और वहां पर अलग अलग प्रकार की बातों को ध्यान दिया जाएगा। साथ ही साथ कोरोना के जो संक्रमण के हाल ही में जो केस चल रहे हैं, इसे भी मतलब की उम्मीद लगाया जा रहा है कि अमेरिका से कुछ मदद मिलने की मतलब की चांसेस हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं बीच बीच में आप सभी लोगों से एक प्रश्न पूछता रहता हूं। आज का आपका सबसे बहुत मतलब कि इंटरेस्टिंग प्रश्न है, जो कि भारतीय राजनीति में भी ध्यान दिया जाता है कि भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। आप सभी जानते हैं कि जो इतिहास है उसको 3 भागों में बांटा गया है। इतिहास को 3 भागों में किसने बांटा? फिर मैं इस प्रश्न को रिपीट कर दे रहा हूं। इतिहास को 3 भागों में किसने बांटा? जैसा कि आपको जानकारी है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। तो इतिहास को 3 भागों में जिस व्यक्ति ने बांटा, उस व्यक्ति का नाम आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखना है। और जैसे ही इस प्रश्न का उत्तर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में देते हैं और ये सही पाया जाता है, तो आपको मैं 27 तारीख वाला में आपका मैं नाम के साथ उल्लेख करूंगा। और एक और मैं आपको बात बता दूं कि आपने पूरे भारत में जितने भी चैनल हैं, आपने सभी चैनलों को देखा है। आप मेरे भी चैनल को करंट अफेयर के माध्यम से देखें और मात्र 6 महीना तक, यदि इस 6 महीना में मैं आपकी सोच को नहीं बदल दूंगा, तो आप मेरे चैनल को मतलब कि उतना तवज्जो मत दीजिए। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे को चैनल को शुरू से अंत तक देखेंगे और इसमें बहुत सारी जो भी चीजें आएंगी, आप उसको अपने नोटबुक में, अपने कॉपी में उसको नोट करेंगे। चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में श्री कुमार बनर्जी का निधन हो गया, इनमें से किसके पूर्व निदेशक थे? जी हाँ, श्री कुमार बनर्जी का हाल ही में निधन हो गया। वो इनमें से किस संस्था के वो पूर्व निदेशक थे? ऑप्शन ए डीआरडीओ, ऑप्शन बी इसरो, ऑप्शन सी सीबीआई और ऑप्शन डी बार्क। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा बार्क। जी हाँ, बार्क आपको जानकारी होगा कि जो बी माने होता है भाभा, ए माने एटॉमिक, आर माने रिसर्च और सी माने सेंटर, यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, और इसके पूर्व निदेशक रह चुके हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का अगला प्रश्न है, वैश्विक G20 स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसे दी गई है? ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी पुर्तगाल। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा इटली। इटली को G20 स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की मेजबानी दी गई है। आपको मैंने बहुत पहले बताया था कि जो G20 होता है उसमें जो जी होता है, उस जी का मतलब ग्रुप होता है, और मोबाइल वाला जो जी होता है उसमें आपको जी का मतलब जनरेशन होता है, यानी पीढ़ी होता है। और एक और में एक भोजपुरी लैंग्वेज जो बहुत सारे अलग अलग एरिया में आप जानते होंगे कि जी बोला जाता है कि का जी और का हाल बा, क्वेश्चन बानी जी। तो यहाँ पर जी का मतलब होता है रिस्पेक्ट। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार किसे ने जीता? ऑप्शन ए ग्रेटा थंबर्ग, ऑप्शन बी वेलेरिया लुसेली, ऑप्शन सी कमला हैरिस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा वेलेरिया लुसेली। जी हाँ, वेलेरिया लुसेली अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार उन्होंने जीता है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं, कांगो गणराज्य में कहाँ विस्फोट हुआ?
ऑप्शन ए माउंट नियारगोगो, ऑप्शन बी किलिमंजारो, ऑप्शन सी ए एवं बी, ऑप्शन डी केवल बी। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ ए हो जाएगा, माउंट नियारगोगो। जी हाँ, माउंट नियारगोगो जो कि कांगो गणराज्य में है और वहां पर विस्फोट हुआ, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, इसलिए इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, माउंट नियारगोगो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप सभी लोगों से मेरा यही की रिक्वेस्ट है कि आप जब भी अपने करंट अफेयर को पढ़ रहे हैं, उस करंट अफेयर को पढ़ने के दौरान आप सेट प्रैक्टिस भी अपना करते रहें, चाहे 67वीं बीपीएससी हो, एनटीपीसी हो, एसएससी हो, सीडीएस हो, एनडीओ हो या फिर बिहार पुलिस हो या फिर कोई भी एग्जाम्स हो, आप उसको करंट अफेयर को अपने अपडेट करते रहें। और साथ ही साथ ये हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जो स्टैटिक जीके है, जिसको हम मतलब कि ट्रेडिशनल बोलते हैं, आप उसे हमेशा उसको जोड़े रखिए। चलते हम अगले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का अगला प्रश्न है, बांग्लादेश ने किस देश को प्रति व्यक्ति आय के मामले में पीछे छोड़ दिया है? जी हाँ, हाल ही में एक रिपोर्ट आई हुई है, उस रिपोर्ट के अनुसार बांग्ला जो देश है, वो बांग्लादेश एक देश को पीछे छोड़ दिया है प्रति व्यक्ति आय में। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी चीन। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा भारत। जी हाँ, हमारे भारत को प्रति व्यक्ति आय के मामले में पीछे छोड़ दिया है। मैं आपको एक जानकारी के लिए बता दूं कि जो प्रति व्यक्ति आय है, इसको सबसे पहले खोज किसने किया? इसको सबसे पहले भारत के ही बहुत विद्वान आदमी जिनका नाम दादा भाई नौरोजी। जी हाँ, प्रति व्यक्ति आय, और ये बीपीएससी में प्रश्न ये प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है पर कैपिटा इनकम से रिलेटेड, और अक्सर छोटे छोटे परीक्षाओं में भी ये प्रश्न पूछा जाता है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में एक मतलब कि मुझे तो ये याद नहीं है, लेकिन 63वीं या 64वीं इसी में से किसी एक में प्रश्न ये पूछा गया था कि प्रति व्यक्ति आय किस की जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था? तो ये हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। अन्य बहुत सारे लोगों ने दिया, लेकिन दादा भाई नौरोजी, क्योंकि वो ये देख रहे थे कि जब ब्रिटिश जो शासन यहाँ पर था तो उसमें प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत जो था पीछे था। और ये जो पर कैपिटा इनकम जिसको हम लोग प्रति व्यक्ति आय बोलते हैं, तो जो प्रति व्यक्ति आय होता है, इसको इकोनॉमिक्स के शब्दों में हम बोले तो प्रति व्यक्ति आय की परिभाषा ये होती है कि आपके पूरे भारत की अर्थव्यवस्था में जितनी भी आय आई है, यानी कुल इनकम बटा कुल जनसंख्या। फिर से मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूं, कुल इनकम बटा कुल जनसंख्या। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आपका एक घर है और आपके घर में 3 क्षेत्र में लोग काम करने वाले हैं। पहला प्राथमिक का मतलब कृषि, दूसरा द्वितीय का मतलब कि उद्योग, अंतिम जो तीसरा है वो सेवा। तो इन तीनों क्षेत्रों से मान लीजिए कि आपके घर में 10,000 रुपये आता है और आपके घर में जो जितने भी मेंबर हैं, सदस्य हैं, उनकी संख्या 10 है। तो 10,000 बटा 10, यानी जो 10,000 हुआ वो कुल इनकम हुआ, और जो 10 हुआ वो आपके कुल जनसंख्या हुआ घर का। तो 10,000 में यदि 10 या भाग देते हैं तो 1,000 आता है, यानी आपके घर का जो प्रति व्यक्ति आय हुआ वो कितना हुआ? 1,000 हुआ। इसी प्रकार आप अपने घर के प्रति व्यक्ति आय निकाल सकते हैं, अपने गांव का निकाल सकते हैं, जिला का निकाल सकते हैं, प्रखंड का निकाल सकते हैं, राज्य का निकाल सकते हैं, और आप साथ ही साथ देश का भी निकाल सकते हैं। इसी मामले में जो बांग्लादेश है वो भारत से आगे निकल गया प्रति व्यक्ति आय के मामले में, और प्रति व्यक्ति आय से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न ये उठता है कि प्रति व्यक्ति आय से संबंधित अन्य जानकारी को आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं यूपीएससी बीपीएससी के अकॉर्डिंग। तो इसके लिए जो क्लासेस होते हैं वो अलग होते हैं। तो ये मैंने आपको बहुत मतलब कि सिंपल भाषा में बताया। तो प्रति व्यक्ति आय का मतलब ये हुआ कि प्रति व्यक्ति आय बराबर देश की कुल आय बटा देश की कुल जनसंख्या। चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का अगला प्रश्न है, नेहरू तिब्बत और चीन नामक पुस्तक के लेखक। नेहरू तिब्बत और चीन, जी हाँ, ये पुस्तक का नाम है नेहरू तिब्बत और चीन। और इस पुस्तक के जो लेखक हैं, ऑप्शन के माध्यम से इसको सर्चिंग करने का प्रयास कर रहे हैं। ऑप्शन ए करतार सिंह, ऑप्शन बी अवतार सिंह भसीन, ऑप्शन सी श्यामा बनर्जी, ऑप्शन डी शकील पटेल। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा अवतार सिंह भसीन। जी हाँ, अवतार सिंह भसीन जो कि नेहरू तिब्बत और चीन नामक पुस्तक है वो लेखक हैं। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो चीन है वो चीन के साथ 1962 में हमारा युद्ध हुआ था, और मैंने कल ही आपको बताया था कि जो मतलब कि तिब्बत है 1951 में ऐसा युद्ध हुआ। और वर्तमान समय जो तिब्बत के धर्म गुरु हैं बौद्ध धर्म के, वो दलाई लामा है, वो अक्सर भारत और वो तिब्बत अपना छोड़ चुके हैं। ऐसा प्रश्न मतलब कि आ जाता है कभी के छोटे छोटे परीक्षाओं में। चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ कि वात्सल्य योजना जो कि अनाथ बच्चों के लिए है, वात्सल्य योजना की घोषणा किस सरकार ने की? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी उत्तराखंड। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड। जी हाँ, उत्तराखंड सरकार के द्वारा वात्सल्य योजना जो कि अनाथ बच्चे कोरोना संक्रमण के दौरान मतलब कि अनाथ बच्चे जो हैं उनके लिए ये निकाला गया है वात्सल्य योजना। उत्तराखंड से संबंधित एक और मैं जानकारी बता दूं
कि उत्तराखंड में एक जिम कार्बेट है और उस जिम कार्बेट में भारत में सबसे ज्यादा जो एक स्पेशल एरिया की बात की जाएगी तो जिम कार्बेट होगी, जिसमें सबसे ज्यादा बाघ पाए जाते हैं। उत्तराखंड जो होता है, ये मैं आपको बता दूं कि जो उत्तराखंड है वो 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग हुआ और मैं आपको बताया था कि संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत ही आता है। अगले हम प्रश्न की तरफ चलते हैं और आज का हमारा अंतिम प्रश्न होगा कि हाल ही में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का सदस्य चुना गया। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का सदस्य चुना गया। ऑप्शन ए पिनराई विजयन, ऑप्शन बी हेमंत बिश्व शर्मा, ऑप्शन सी ममता बनर्जी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा। जी हाँ, हेमंत बिश्व शर्मा को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का सदस्य चुना गया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरा इस चैनल को अंत तक देखेंगे और मैं आपसे बहुत ही हाथ जोड़कर ये कहूंगा कि आप अपने चैनल में, आप अपने मतलब कि मोबाइल में अपने एमबी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन से संबंधित बातों पर ध्यान दें और ऐसा न हो कि लड़का तहारे के पापा कहता, ऐसे गानों का आप प्रचलन करें और इसके माध्यम से आपकी दिन प्रतिदिन क्वालिटी घटती जाए। तो मैं आप सभी से ये उम्मीद करता हूं कि आप जैसे ये मतलब चैनल को अच्छा लगे आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही साथ ये हमेशा ध्यान रखें हम इसके अंदर जो भी त्रुटियां होंगी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करेंगे। आप सभी को राम राम।